स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर रेडिएशन डिटेक्टर्स। रेडिएशन डिटेक्टर, अगर हम कोई भी न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स जो हैं वो लाजमी है इन एक्सपेरिमेंट्स में, ताकि हमें पता चल सके कि रेडिएशन आ रही है। उन रेडिएशन से अपने आप को सेव करना, अपने एटमॉस्फेयर को सेव करना, ये बहुत ज़रूरी है। बड़ी हैज़र्डस ये रेडिएशन हैं, स्पेशली अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशन। और जब हम न्यूक्लियर रेडिएशन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर रेडिएशन एक जनरल टर्म है। इसके अंदर वेराइटी ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो शामिल हैं। एनर्जेटिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, एक्सरेज हैं, गैमा रेज हैं। ये तमाम की तमाम, अगरचे एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स का ये चैप्टर है, और न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस से अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशन एमिट होती है। एक्सरेज जो है ये कोई न्यूक्लियर फिनोमिना नहीं है, ये एक एटॉमिक फिनोमिना है। लेकिन बहरहाल जिस वक्त हम न्यूक्लियर डिटेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम एक्सरेज को भी लेते हैं। तो ये तमाम हमारे पास न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एक्सरेज और गैमा रेज, इन तमाम की डिटेक्शन के लिए हम न्यूक्लियर डिटेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन है, व्हाई न्यूक्लियर डिटेक्टर्स? एक्चुअल सूरत हाल वैसे बड़ी सिंपल है कि अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशन ऐसी रेडिएशंस हैं, या इवन एक्सरेज हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारी जो ह्यूमन 5 सेंसेस हैं उनसे हम इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। नतीजा ये है कि हमें डिटेक्टर चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम रेडियो वेव को देख नहीं सकते। तो रेडियो वेव से अगर हम काम लेना चाहते हैं, उसके अंदर रेडियो वेव्स अगर आवाज़ को उठा के चल रही है, इससे आगे हम वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स की बात करते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स की बात करते हैं, टेलीविज़न वेव्स की बात करते हैं, जिनके अंदर तस्वीर भी मौजूद है, आवाज़ भी मौजूद है। तो उसके लिए हमें ख़ास डिवाइस चाहिए, जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है। बिल्कुल इसी वे से स्टूडेंट्स, जहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशंस को, जिनको हम अपने 5 सेंसेस से डिटेक्ट नहीं कर सकते, उनको डिटेक्ट करने के लिए हमें न्यूक्लियर डिटेक्टर्स चाहिए। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें इसलिए ये न्यूक्लियर डिटेक्टर चाहिए। तो तमाम न्यूक्लियर डिटेक्टर्स किस असूल पर काम करते हैं? जी, असूल एक है, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। रेडिएशन पार्टिकल्स हैं जिनकी हमने ऊपर बात की, और मैटर मीडियम है। वो मीडियम सॉलिड हो सकता है, मीडियम गैस हो सकता है, और मीडियम कोई लिक्विड हो सकता है। बहरहाल हम कहते हैं कि यहाँ पे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन है विद मैटर, या पार्टिकल का इंटरेक्शन है विद दैट ऑफ मीडियम। अब हम ज़रा थोड़ा सा रुक के रेडिएशन और मैटर इनका जायज़ा लेते हैं। इंटरेक्शन रेडिएशन का 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है जिस वक्त एक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। पहला है मैस ऑफ पार्टिकल। मैस ऑफ पार्टिकल अगर कम है, नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होंगे। मैस ऑफ पार्टिकल अगर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगे। दूसरी चीज़ एनर्जी ऑफ पार्टिकल है। पार्टिकल की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी मीडियम के अंदर, उतना ज़्यादा वो पेनिट्रेट कर जाएगा, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। और तीसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड कर रही है रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन, वो रेडिएशन या पार्टिकल का चार्ज है। पार्टिकल का चार्ज जितना ज़्यादा होगा, आयनाइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। इसकी एक हमारे पास क्लियर एग्जांपल है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बीटा पार्टिकल की बात करते हैं, या इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो उसके ऊपर 1 यूनिट चार्ज है। और अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल की बात करते हैं तो उसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो इस हवाले से फिर आयनाइजिंग पावर ज़्यादा है अल्फ़ा पार्टिकल की एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। और दूसरी सूरत, अब अगर हम देखते हैं मैटर को या मीडियम को, तो इंटरेक्शन डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम।
मीडियम की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, पार्टिकल जब उस मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगा तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर उतनी कम हो जाएगी। और दूसरा है मीडियम, जो गैस आपने फिल की है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल, मीडियम के पार्टिकल का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होगा तो पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि उस मीडियम के पार्टिकल को आयनाइज करने के लिए पार्टिकल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर डिटेक्टर्स को देखा जाए तो हमारे पास 3 मेन कैटेगरीज हैं डिटेक्टर्स की। पहला है गैसियस डिटेक्टर, इनको गैस फिल्ड डिटेक्टर भी कहा जाता है। इसके अंदर विल्सन क्लाउड चैम्बर है, जीएम काउंटर है, आयनाइजेशन चैम्बर है, ये सब इसी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स और सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स। लाजमी तौर पे ये इनके अंदर पीएन जंक्शन होगा, कुछ तरह की चीज़ें हैं और सेमीकंडक्टर से ये बनते हैं, ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स हैं। फिर आ जाते हैं सिंटिलेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके भी हम उस सिंटिलेशन टेक्निक से आने वाले जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेडिएशन, एक्सरेज, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं सिंटिलेशन डिटेक्टर। और स्टूडेंट्स, इनमें हर एक की अपनी एक लिमिटेशन है। ये तो जनरल हमने बात कर दी है, लेकिन जिस वक्त हम इनको सेपरेटली पढ़ेंगे तो वहाँ पे हर एक के ड्रॉबैक भी आएंगे। कहाँ पे एक पार्ट काउंट डिटेक्टर जो है वो रुक जाता है, फिर हम उसकी जगह पे दूसरा काउंटर या डिटेक्टर लेके आते हैं। तो बहरहाल मेजर जो हमारी कैटेगरीज हैं वो यही है कि गैसियस डिटेक्टर्स हैं, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स हैं और सिंटिलेशन डिटेक्टर्स हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं गैसियस डिटेक्टर्स। और तमाम गैस फिल्ड डिटेक्टर्स में सिंपलेस्ट ऑफ ऑल जो डिटेक्टर है वो हमारे पास है आयनाइजेशन चैम्बर। इसमें ये हमारे पास एक चैम्बर है, इसके अंदर हमने कोई गैस फिल कर दी है। यहाँ पे एयर गैस है, कोई और हीलियम हो सकती है, नियॉन हो सकती है हमारे पास, यहाँ पे वो गैस हमने फिल कर दी। और इसमें ये सेंटर में ये सेंट्रल वायर है, इस सेंट्रल वायर को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है। और ये जो बॉडी थी इस चैम्बर की, इसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है। तो ये बॉडी एक्ट करती है कैथोड के तौर पे और सेंट्रल वायर एक्ट करती है एनोड के तौर पे। और यहाँ पे हमने कोई रेजिस्टेंस लगा दी है या कोई डिवाइस जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है। आउटपुट काउंटर हो सकता है, वो कोई डिटेक्टर इस वजह से कि भाई कोई रजिस्टर हो सकता है जिसके अक्रॉस हम आउटपुट ले सकें। और वेरी हाई पोटेंशियल हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है एनोड और कैथोड के दरमियान। अब यहाँ से रेडिएशन जो है वो एंटर होती है, रेडिएशन एंटर होंगी, एनर्जी है उनके पास, उनकी आयनाइजिंग पावर है और रिज़ल्ट ये होगा कि यहाँ पे आयनाइजेशन पैदा होगी। आयनाइजेशन पैदा होगी तो उसके नतीजे में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे। नेगेटिव आयंस मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड और पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड। आयन का बनना जब रेडिएशन आ रही है और जिस रास्ते से वो गुजरी है रेडिएशन, वहाँ पे ये प्रोसेस हुआ है कि आयन बने हैं, ये प्रोसेस आगे चला है। हम इस प्रोसेस को कहते हैं आयन बनना, मल्टीप्लिकेशन, यानी 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरीके से ये आगे आयनाइजेशन प्रोसेस चल रहा है। और इसमें नेगेटिव आयंस का एनोड पे जाना और पॉजिटिव आयंस का कैथोड पे जाना, हम इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन उसी वक्त होगा जिस वक्त दोनों पार्टिकल अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर जाते हैं। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइटर पार्टिकल हैं तो वो बड़ी जल्दी मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स एनोड, लेकिन पॉजिटिव आयन जो है चूँकि इनका मैस ज़्यादा है तो इनको मूव करने में टुवर्ड्स कैथोड टाइम लगेगा। लेकिन इनका अपनी रिस्पेक्टिव साइड पे पहुंच जाना, इसी को हम रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। जब ये पहुंच जाएंगे उस वक्त हमें एक आउटपुट पल्स, ये जो हमने डिवाइस लगाई है मेजरिंग डिवाइस, इसके अक्रॉस हमें आउटपुट पल्स मिलेगी। अब थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हमने जो वोल्टेज अप्लाई की यहाँ पे और उसके नतीजे में अगर यहाँ पे किसी 1 सेंटीमीटर हम एरिया पे मूव करते हैं 1 सेंटीमीटर और वहाँ पे जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है, आयन जो मूव कर रहे हैं टिपिकल उसकी स्पीड, आयन स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, तो टाइम टेकन 0.02 सेकेंड होगा
टू क्रॉस ए गैप ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये सारा कुछ अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ले रहे हैं, जबकि टेम्परेचर 273 केल्विन है और प्रेशर 1 atm है, इस पे हम देखेंगे कि अगर प्रीवियस डाटा को सामने रखें, आयन को अगर मूव करना है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस चैम्बर के अंदर, तो उसे 0.02 सेकेंड टाइम चाहिए। और इलेक्ट्रॉन जो हैं, कोई शक नहीं कि 1000 टाइम्स फास्टर मूव करते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव पार्टिकल्स एंड आर कलेक्टेड एट एनोड क्विकली। और स्लो मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयन्स मीन्स दैट द आयनाइजेशन चैम्बर इज इनऑपरेटिव टिल ऑल पॉजिटिव आयन्स गेट न्यूट्रलाइज्ड एट द कैथोड। मैंने ये कहा था कि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है वो मुकम्मल होना चाहिए। और रिकॉम्बिनेशन में ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन ने मूव किया है टूवर्ड्स एनोड, तो रिकॉम्बिनेशन उस वक्त मुकम्मल होगा जिस वक्त पॉजिटिव आयन जो हैं वो मूव कर जाते हैं टूवर्ड्स कैथोड। और इस केस में अगर हम देखें, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हमारे पास टिपिकल केस में सपोज अल्फा पार्टिकल एंटर होता है, ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल हैं, ये अल्फा पार्टिकल एंटर हो रहे हैं इस चैम्बर के अंदर, और जिस एनर्जी के साथ ये आ रहे हैं वो एनर्जी 3.5 MeV है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें तो हमारे पास 3.5 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वर्क फंक्शन ऑफ एयर, अगर हम कहते हैं कि इनसाइड चैम्बर एयर मौजूद है, कोई और गैस मौजूद नहीं है, 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर 1 आइन। एक आइन अगर प्रोड्यूस करना है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो नंबर ऑफ आइन्स प्रोड्यूस हम मालूम कर सकते हैं। कैसे? हम कहते हैं जी कि एक आयन पैदा करने के लिए अगर एनर्जी 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो 3.5 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से कितने आयन्स बनेंगे, ये एनर्जी गिवन थी जो अल्फा पार्टिकल की थी, तो हमारे पास 10⁵ आयन्स आ जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि सोर्स एमिट कर रहा है 10⁴ अल्फा पार्टिकल्स, जो रेडियोएक्टिव सोर्स था, सपोज रेडियोएक्टिव सोर्स यहाँ मौजूद है और इस रेडियोएक्टिव सोर्स से 10⁴ अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं पर सेकेंड। एक सेकेंड में अगर 10⁴ अल्फा पार्टिकल्स आते हैं तो हम करंट मालूम कर सकते हैं I/Q/T से। Q = अगर एक पे चार्ज E है और N जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं वो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स N हैं, तो उन पे जो चार्ज होगा टोटल वो NE होगा। इसको T से आप डिवाइड करें। 10⁵ ये हमारे पास आइन्स थे जिस वक्त एक अल्फा पार्टिकल ने आयनाइजेशन पैदा की थी। अब 10⁴ पर सेकेंड ये अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। E की वैल्यू पुट करेंगे और T की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास I 1.6 × 10⁻⁻10 एम्पेयर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये करंट अगरचे बहुत सिंपल है लेकिन हम किसी न किसी वे से इसको मेजर कर सकते हैं। अगर हम मेजर कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम प्रेजेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल या रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस आयनाइजेशन चैम्बर की जो यूज़ है वो ये कि यूनिफॉर्म रेस्पॉन्स है और वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज, यानी ज़्यादा एनर्जीज़ के साथ एक वाइड रेंज ऑफ एनर्जीज़ की बात की जाए तो उस वाइड रेंज ऑफ एनर्जी पे ये हमें एक अच्छा रेस्पॉन्स देता है। स्पेशली इट इज़ प्रेफर्ड फॉर गैमा रेडिएशंस। इसकी इंडस्ट्री के अंदर और बाकी जगह पे तो गैमा रेडिएशन का कोई एक्सपोजर होता है, वहाँ पे इसको वेरी ऑफन इस्तेमाल किया जाता है। ड्रॉबैक ये है कि नॉट सूटेबल टू मेजर इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंटरिंग एट हाई रेट्स, क्योंकि इसका डेड टाइम इसका ज़्यादा होता है। यानी एक पार्टिकल आया फिर उस पर दूसरा पार्टिकल आएगा, उसको डिटेक्ट करना, इनके दरमियान जो इंटरवल है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से ये एक फास्ट काउंटर नहीं है। नतीजा ये है कि नॉट सूटेबल टू मेजर इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंटरिंग एट हाई रेट्स। तो बहरहाल ये डिस्कशन आगे चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।